ऑनलाइन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने जिस विषय बिंदु के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ उसका शीर्षक है भाषा के विभिन्न रूप एवं इसका महत्व। भाषा तो हर प्राणी के लिए आवश्यक है, परंतु मनुष्य जिस भाषा का उपयोग करता है उसके जीवन में क्या महत्व है, वह किन किन रूपों में इसका प्रयोग करता है, आइए इन सभी बातों पर हम बृहद चर्चाएं प्रस्तुत करेंगे। देखिए, संसार में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाओं का जन्म हुआ। अगर हम अपनी भारत की ही बात करें तो इस भारत भूमि पर ही अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है, कई भाषाओं का जन्म हुआ है जिसको किसी एक मनुष्य के लिए सीखना असंभव कार्य है। कोई भी मनुष्य जो है इतनी सारी भाषाओं को नहीं सीख सकता है। तो हम इसके विभिन्न रूप को समझेंगे कि किन किन भाषाओं को सीखना आवश्यक है, इनकी वरीयता क्रम किस किस प्रकार से है, यानी यह हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है यह भी जानेंगे। और भाषाविदों ने भाषा को 7 क्रमों में रखा है। पहला है मातृभाषा, दूसरा है मूल भाषा, तीसरा है संस्कृति भाषा, चौथा है राष्ट्रीय भाषा, पांचवा है राष्ट्रभाषा और छठा है राजभाषा और सातवां है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। यानी इन 7 वर्गों के अंतर्गत हम अपनी भारत भूमि पर बोले जाने वाली भाषाओं का और उनकी वरीयता क्रम का विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। और यही जो जानकारी है हमें अपनी प्रमुख भाषाओं को, जिन्हें हमें जानना है आवश्यक है, जिन्हें हमें सीखना आवश्यक है, इन तमाम भाषाओं से अलग करती है। तो इस प्रकार हम भाषाविज्ञों द्वारा भाषाओं की जो वर्गीकरण का सूची प्रस्तुत किया गया है, तो हम उस सूची के पहले क्रम में जो नाम है वो मातृभाषा आती है। और अब हम मातृभाषा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा आप सब भी जानते होंगे कि एक बालक अपने जन्म काल से ही अपनी माता के संपर्क में रहता है, अपने परिवारजनों के संपर्क में रहता है। अतः बालक जो है अपने माँ के या अन्य परिवार के संपर्क में रहने के कारण जिन भाषाओं को सीखता है या जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी बाल्यकाल में अपनी माता के संपर्क से सीखी गई भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा का व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। वह मानव के विकास की आधारशिला होती है। इस संसार में समस्त ज्ञान जो है, समस्त ज्ञान विज्ञान का ज्ञान भी जो है मनुष्य इसी भाषा के माध्यम से ग्रहण करता है। और मातृभाषा जो है माता के समान और मातृभूमि के समान पूजनीय है, वंदनीय है। मातृभाषा व्यक्ति को मानसिक रूप से सबल बनाती है। अगर व्यक्ति का चहुमुखी विकास हम चाहते हैं तो उसे अपनी मातृभाषा पर पूर्ण पकड़ होनी चाहिए। मातृभाषा मनुष्य के विकास में अमृत समान अपनी भूमिका निभाती है। यानी हम कह सकते हैं
कि व्यक्ति जो है मातृभाषा में ही सामाजिक व्यवहार करता है। समाज में रहने के कारण वह अपनी मातृभूमि को ही सामाजिक व्यवहार का आधार प्रदान करता है। और अगर हम ऐसे देखें तो कोई भी व्यक्ति जो है जन्म के तुरंत बाद जो सबसे पहले कोई भाषा को अगर सीखता है तो वह है मातृभाषा। अब हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भारत में रहते हैं और जो बच्चे हैं वो यहाँ की भाषा को सीखते हैं तो वही सिर्फ मातृभाषा मानी जाएगी, नहीं। समस्त संसार में जितने भी बच्चे हैं अपने माँ बाप या परिवार से जिस भाषा को सीखते हैं वही उनकी मातृभाषा है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो स्पेनिश हो, इत्यादि इत्यादि। इसी क्रम में बढ़ते हुए अब हम दूसरे बिंदु पर आएंगे और भाषाओं का जो वर्गीकरण किया भाषाविदों ने, तो दूसरे नंबर पे आती है मूल भाषा। ये मूल भाषा क्या है भाई? तो बहुत पहले वो इतनी अधिक भाषाएं नहीं थी, उनकी संख्या बहुत कम थी और कालांतर में एक भाषा से अनेक भाषाओं का जन्म हुआ। और भाषा विज्ञान जो है, भाषा विज्ञान मान लीजिए जैसे वैदिक संस्कृत प्राचीन काल की भाषा थी भारत में, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, मराठी, पंजाबी, बंगाली, आसामी इत्यादि इत्यादि जो भाषाएं हैं सब वैदिक संस्कृत से ही जन्मी हैं। तो हम वैदिक संस्कृत को मूल भाषा कहेंगे। किसी भी भाषा के वैज्ञानिक रूप को समझने के लिए उसकी मूल भाषा को जानना परम आवश्यक हो जाता है, उसकी मूल भाषा पर पकड़ परम आवश्यक हो जाता है। और उस भाषा का जो व्याकरणिक रूप है उसकी रक्षा तभी की जा सकती है जब हमें उसके मूल भाषा का ज्ञान हो। मूल भाषा का ज्ञान और व्याकरण सम्मत रूप का रक्षा करना, ये सभी कार्य जो है व्याकरणाचार्यों का है, साहित्यकारों का है, भाषाविदों का है। और ये जो सभी लोग हैं जो भाषा के व्याकरण सम्मत रूप के चर्चा का उत्तरदायित्व लेते हैं, तो इनको मूल भाषा पर पकड़ होना, उसका पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और व्यक्ति अगर क्षेत्र में पदार्पण करे, यानी किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, यानी मातृभाषा या भाषा से संबंधित साहित्य जो है उसके क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति का पदार्पण होता है तो उसे मूल भाषा पर पूर्ण रूप से पकड़ होनी चाहिए। अब संसार में अनगिनत भाषाएं हैं, परंतु कई भाषाओं को मिलाकर उसकी उत्पत्ति स्थल या उसका उद्गम स्थल एक ही भाषा होगी। जैसे अभी हमने चर्चा की कि भारत में जो वैदिक संस्कृत है, उसी वैदिक संस्कृत से कई अन्य भाषाओं की जन्म हुई है और वैदिक संस्कृत हमारे लिए मूल भाषा के रूप में सामने आती है। अब अगला है संस्कृति भाषा। देखिए, संस्कृति भाषा के अंतर्गत हम देखेंगे कि जिस भाषा के साहित्य में किसी जाति अथवा राष्ट्र की मूल सभ्यता एवं संस्कृति निहित होती है, वह उस जाति अथवा राष्ट्र की संस्कृति भाषा कही जाती है। उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा हिंदू जाति और भारत राष्ट्र की संस्कृति भाषा है। इसके साहित्य में हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति सभी कुछ परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। यानी हमारी प्राचीन भाषा थी संस्कृत और
वही भाषा हमारी संस्कृति भाषा थी, क्योंकि यह एक क्षेत्र विशेष को दर्शाती है, यह एक जाति विशेष को दर्शाती है। संसार के सभी राष्ट्रों में प्रायः कई भाषाओं का प्रयोग होता है, परंतु इन भाषाओं में कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जिनमें उस राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति, उस राष्ट्र का इतिहास आदि बातें उसमें दिखाई पड़ती हैं। राष्ट्र से संबंधित बातें यानी वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, वहाँ का इतिहास, आकांक्षाएं समाहित होने के कारण उस भाषा को उस राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा कही जाती है। अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे देश में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, डोगरी, वोगे, मैथिली, संथाली और नेपाली 22 भाषाएं ऐसी भाषाएं हैं जिनमें क्या है, भारत का इतिहास दिखता है, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति दिखती है। इन भाषाओं में हमारा साहित्य है। तो किसी राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली भाषा ही राष्ट्रीय भाषा है। तो भारत में जो ये तमाम भाषाएं हैं, ये तमाम 22 भाषाएं जो हैं, इनमें भारत की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ का इतिहास, यहाँ का साहित्य इत्यादि बातों का दर्शन होता है। तो इन सभी कारणों से इन्हें राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में इन भाषाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये भाषाएं राष्ट्र में रह रहे लोगों को, समुदायों को भावात्मक रूप से जोड़ती है, उन्हें संगठित रहती है, उनमें भाईचारे की भावना भरती है। संसार के प्रायः सभी देशों में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग होता है और इन बहुत सी भाषाओं में कुछ भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा होने का दर्जा प्राप्त है। अब इन्हीं राष्ट्रीय भाषाओं में जिन भाषाओं का साहित्य समृद्ध होता है, सबसे सशक्त होती है, जिस भाषा को देश में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है और जो जन भाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, उससे राष्ट्रभाषा का पद दिया जाता है। जैसे अपने देश में हिंदी है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिली। लेकिन केंद्रीय सरकार ने तो इसे सैद्धांतिक रूप में राष्ट्रभाषा की दर्जा दे दी, परंतु विडंबना यह है कि हमारे देश में आज भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वह स्थान नहीं प्राप्त है जो स्थान इसको प्राप्त होना चाहिए था। हमारे देश में भाषा की समस्या जो है राजनीतिक उलझन बनकर रह गई है। कुछ राष्ट्रों में इसके अपवाद भी मिलते हैं। उन्हें राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इन सब आधारों को ताक पर रख दिया जाता है और अपनी मर्जी से राष्ट्रभाषा निश्चित कर ली जाती है। परंतु अपनी मर्जी से निर्दिष्ट की हुई राष्ट्रभाषा को राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह या राष्ट्र का प्रतीक भाषा नहीं माना जाता है। राष्ट्रीय भाषा जो है राष्ट्रीय एकता का आधार है।
किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा का भी ज्ञान अति आवश्यक है, तभी वह राष्ट्र का सच्चा नागरिक बन सकता है। यानी मातृभाषा सर्वप्रथम, यानी कोई भी व्यक्ति है उसको तो मातृभाषा स्वतः ही आ जाएगी, परंतु राष्ट्रभाषा पर भी पकड़ होना, राष्ट्रभाषा पर भी ज्ञान होना, राष्ट्रभाषा का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी वह अपने राष्ट्र का सच्चा नागरिक है, कर्मनिष्ठ सेवक है। अब हम आते हैं छठे बिंदु पर और उसके अंतर्गत है राजभाषा। देखिए, राजभाषा तो प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है किसी राज्य के, यानी जिस भाषा का प्रयोग किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है उसे उस राज्य की राजभाषा या शासकीय भाषा भी कहते हैं। ऐसे तो सभी राज्यों में जनभाषा को ही राजभाषा बनाया जाता है, परंतु कुछ देशों में इसके अपवाद भी मिलते हैं। हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है और साथ ही अनुच्छेद 351 में इसके विकास के लिए विशेष प्रयत्न करने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में हमारे देश में केंद्रीय सरकार की राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी उसकी सहभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, और प्रांतीय सरकारों की राजभाषा जो है प्रांतीय भाषाएं हैं और अंग्रेजी उनकी सह राजभाषा है। कुछ प्रांतों की राजभाषा केवल अंग्रेजी है। इस प्रकार हमारे देश में राजभाषा के रूप में कुल मिलाकर एक विदेशी भाषा अंग्रेजी का वर्चस्व है। यानी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी को वह स्थान प्राप्त नहीं है जो उसे मिलनी चाहिए थी, जो स्थान उसका होना चाहिए था। जो राज्य जिसको जैसे मन कर रहा है अपने अनुसार राजभाषा का निर्धारण करता है और अपने मन से निर्धारित किए गए भाषाओं में भी सबसे अधिक जो पकड़ है वह अंग्रेजी भाषा का है। और हम अगले बिंदु पर आते हैं, नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। देखिए, अगर हमें संसार के साथ संपर्क स्थापित करनी है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान परम आवश्यक प्रतीत होता है या उसकी आवश्यकता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने संसार को एक इकाई के रूप में बांध दिया है। आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित किए बिना जीवित नहीं रह सकते हैं और संबंध स्थापित करने के लिए एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस भाषा के माध्यम से संसार के विभिन्न राष्ट्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। यूँ जर्मनी, फ्रेंच, रूसी तथा चीनी भाषाएं भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं हैं, लेकिन इनका प्रयोग अंग्रेजी भाषा की अपेक्षा बहुत कम है। यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के क्षेत्र में भी अंग्रेजी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंग्रेजी भाषा की ही पकड़ है, इसलिए वही भाषा अंग्रेजी भाषा ही अंतर्राष्ट्रीय पद पर आरूढ़ है, आसीन है। यदि हम संसार में अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। देश विदेशों के ज्ञान विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। व्यापार स्थापित करना है, देश विदेशों में व्यापार स्थापित करना है तो भी हमें अंग्रेजी भाषा पर
पूर्ण पकड़ की आवश्यकता है। और इस तरह से सभी बातें जो है वैश्विक पटल पर अपना स्थान बनाने के लिए या फिर विश्व के साथ अपना कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, अपना प्रभुता स्थापित करने के लिए जो है हमें अंग्रेजी भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और अंग्रेजी भाषा अपनी इन विशेषताओं के कारण, अपनी इस उपयोगिता के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा के पद पर आसीन है। अब हम एक बार यह जरूर समझना चाहेंगे कि समस्त संसार की जो भाषाएं हैं, भाषाविदों ने उसे 7 वर्गों में विभाजित किया है। इन 7 वर्गों में विश्व के समस्त भाषाओं को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस भाषा को सीखना आवश्यक है, उसकी वरीयता का क्रम जो है किस प्रकार का है। यानी भाषाविदों द्वारा भाषा को इन 7 वर्गों में विभाजित कर देने से यह समझने में काफ़ी सहजता हो गई कि व्यक्ति इन विभिन्न प्रकार की भाषाओं में से किस भाषा को सीखे, किस भाषा को सीखने पर अधिक बल दे, जो उसके अपने व्यक्तिगत हित में, सामाजिक हित में, राष्ट्रीय हित में एवं जीविकोपार्जन में उसे सहायता प्रदान कर सके। बस इतना ही। धन्यवाद।